जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न का संग्रह है, कलेक्शन है, बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है, कलेक्शन है आज। सो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में रामसर स्थल कितने हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 79। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 79, 75। 75 रामसर स्थल है भारत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन का डिटेल करना होगा उसका मैं डिटेल भी बताऊंगा, तो जिसका डिटेल की जरूरत नहीं है उसका मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। तो डिटेल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? ऑप्शन है 42 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो मैराथन जो दौड़ होती है कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 42 किलोमीटर दूरी की होती है। अगर माइल्स में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में अगर माइल रहता है कितने मील की होती है, तो ये हो जाता है करीब की बात की जाए। अगर मील में ऑप्शन में रहता है, ऐसे तो 42 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर में 1 मैराथन इक्वल टू 42 किलोमीटर अप्रोक्स होता है, तो 1 मैराथन इक्वल टू 26 मील होता है, 26 माइल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और 1 माइल इक्वल टू कितना होता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 मील इक्वल टू कितना बोलता है, तो 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स, 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है। यदि इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए किलोमीटर को, तो अप्रॉक्स 1600 मीटर की दूरी होती है। 1 माइल इक्वल टू कंप्लीट हो गया। डिटेल हम लोगों ने यहाँ देख लिया एक एक पॉइंट को। अगर मैराथन 1 मैराथन इक्वल टू 42 किलोमीटर, 1 मैराथन इक्वल टू 26 मील, किलोमीटर में 42, मील में 26 मील, ये कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका कंप्लीट डिटेल में एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो भी प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसे दिया गया था और कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए सचिन, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन डी शाहिद अफरीदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को पहला सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो पहला पुरस्कार 2004 में दिया गया था। 2004 में पहला पुरस्कार दिया गया था राहुल द्रविड़ को, और इसे आईसीसी अवार्ड भी कहते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार को आईसीसी अवार्ड भी कहते हैं, जो कि वार्षिक रूप से दिया जाता है क्रिकेट मेंस प्लेयर को, क्रिकेट में मेंस प्लेयर को दिया जाता है। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी क्रिकेट काउंसिल द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसे आईसीसी अवार्ड भी कहते हैं। इस ट्रॉफी का नाम सर गारफील्ड सोबर्स क्यों कहा जाता है? ये भी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसे किसके नाम पर रखा गया है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट कप्तान थे, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी थे, कप्तान थे सर गारफील्ड सोबर्स, जिन्हें कि गैरी सोबर्स भी कहते हैं। उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम गारफील्ड सोबर्स रखा गया है। तो पहला पुरस्कार तो 2004 में दिया गया राहुल द्रविड़ जी को। तो 2005 में दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया था, यह प्रश्न बच सकता है। 2005 में दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो दूसरा पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, साउथ अफ्रीका के जैक्स कॉलिस और इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ को 2005 में। और 2006 में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग को दिया गया। 2006 में रिकी पॉन्टिंग को 2006 में पुरस्कार दिया गया था। और अंतिम आ जाते पहला दूसरा तीसरा हम देख लिया। 2022 में और 2021 में किसे दिया गया है? तो 2022 में बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी को दिया गया है 2022 का आईसीसी अवार्ड, यानी कि सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। और 2021 का शाहिद अफरीदी को यह पुरस्कार दिया गया है। 2 बार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? 2 बार प्राप्त करने वाले, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? तो है इसमें पहला नाम है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, जिन्होंने 2006 और 2007 में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और दूसरे हैं माइकल जॉनसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2009 और 2014 में इन्हें सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड मिल चुका है, ट्रॉफी ये मिल चुका है। ये 2 हो गए। और तीसरे हैं विराट कोहली, भारत के खिलाड़ी विराट कोहली को 2017 और 2018 में, 2017 और
18 में यह पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 2 बार ये प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी हैं, रिकी पॉन्टिंग, माइकल जॉनसन और विराट कोहली। ये 3 खिलाड़ी गैरी सॉबर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। 2 बार इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कस किया यहाँ। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट होता है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको मैं क्लियर करने जरूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में वन साइड में 7 प्लेयर होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, सेम नेम से है, इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से है। आज हम लोग इसका जो वाटर पोलो में तो 7 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे खेल में भी हम लोग कितने खिलाड़ी होते हैं एक जगह डिटेल मैंने यहाँ लाया है कि आपको याद करने में बहुत सुविधा होगा। आज देखिए, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, लैक्रोस में 10 प्लेयर्स होते हैं, वन साइड में 10 प्लेयर्स होते हैं लैक्रोस गेम में। पोलो जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, इनमें 4 प्लेयर होते हैं वन साइड में। अब यहाँ मैं और एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया डिटेल, ये सिंगल जो हो गया, ये बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, लैक्रोस में 10, पोलो में 4। अब यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, बेसबॉल और खो खो, इन दोनों को एक साथ रखिएगा। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। अब ये 3 है, कबड्डी, नेटबॉल और हैंडबॉल, इन तीनों में 7 प्लेयर्स होते हैं। एक जगह कंप्लीट याद हो, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट हो गया, डिटेल हम लोगों ने देख लिया यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंवैधानिक पद है? यानी कि संविधान में जिसका जिक्र नहीं है, डिस्कस नहीं किया गया संविधान में, तो इनमें से कौन सा पोस्ट है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उप प्रधानमंत्री असंवैधानिक पद है। संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, यह प्रश्न ही बनता है। तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने कि 81 उम्र की एज में प्रधानमंत्री बने थे। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये भी प्रश्न बन सकता है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रियदर्शनी झील किस महादेश में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस महादेश में स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका महादेश में प्रियदर्शनी झील स्थित है। यह प्रियदर्शनी झील मीठे पानी की झील है। अंटार्कटिका महादेश के कहाँ स्थित, यह प्रश्न बनता है, कहाँ स्थित है? तो सिरमार्कर मरुस्थल है, ठंडा प्रदेश। सिरमार्कर जो क्षेत्र है अंटार्कटिका का, उस क्षेत्र में स्थित है यह प्रियदर्शनी झील, और यह मीठे पानी की एक झील है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वोस्टॉक, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी माउंट डेनाली, ऑप्शन डी वेरखोयांस्क। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वोस्टॉक। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक है। वोस्टॉक कहाँ है? तो यह भी अंटार्कटिका में है। वोस्टॉक अंटार्कटिका में ही स्थित है और सबसे ठंडा प्रदेश है, सबसे ठंडा स्थान है। यह रसिया का यानी कि रूस का रिसर्च सेंटर है, इसको ये रिसर्च सेंटर है वहाँ वोस्टॉक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल, ऑप्शन बी वोल्गा झील, ऑप्शन सी टिटिकाका झील, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर झील। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। वह स्थित दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। और इसके बाद ही इसी के समय 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर चला जाता है, ईरान वापस चला जाता है। उस समय ईरान का नाम था फारस, वह फारस वापस चला जाता है। और इसे मोहम्मद शाह को रंगीन बादशाह के नाम से भी जानते हैं, रंगीन बादशाह, ये भी ध्यान रखिएगा। रंगीन बादशाह किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर बनता है तो मोहम्मद शाह का नाम आता है, मोहम्मद शाह को रंगीन बादशाह भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोंगडू, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी जातीय संसद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोंगडू। भूटान की संसद को सोंगडू कहते हैं। अभी भारत में भूटान के राजा भी आए हुए हैं, तो उनका नाम क्या है यह प्रश्न बन सकता है। उनका नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो भूटान के राजा जो भारत आए हुए हैं उनका नाम है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग। ये वर्तमान में भूटान के राजा हैं 2023 में। सेशन कैसा रहा और डिस्कस जो हम लोगों ने किया है क्वेश्चन का, आज का सेशन कैसा रहा, आप लोगों के इम्पोर्टेंट कितना रहा और आज का सेशन बताने का तरीका आप लोगों को कितना पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। कुछ कमियां खामियां हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और उसे सुधारने का भी मौका मिलता है। आप सभी सफलता की मनोकामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और आशा करता हूँ आप लोग कमेंट भी करेंगे। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।